हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए कोई एरिया है। इस टाइप से मैंने एक एरिया कंसीडर किया, ठीक है। इस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो पा रही है? लाइक मान लीजिए एक हो गई, ये दो हो गई, ये तीसरी। इस टाइप से कितनी पास हो पा रही है? अच्छा, ये पास नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरीके से नीचे से भी मान लीजिए कोई पास नहीं हो रही होगी, राइट। यहां से कोई पास हो रही है। इस दिए गए एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी है, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। किसी भी दिए गए एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इतना समझ में आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कि जितनी फील्ड लाइंस किसी भी गिवन एरियाज में से पास हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, राइट। मान लीजिए छोटे से एरिया में से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है तो वो कैसे लिखूंगा? डी फाई, डी क्यों लिया? एक छोटे से एरिया के लिए मैंने डी लिया, ठीक है। डी फाई इज इक्वल टू ई, ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। ई डॉट डी एस, डी एस क्यों लिया? क्योंकि स्मॉल एरिया की बात कर रहा हूं मैं। एक स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स अगर लिखूंगा तो वो भी स्मॉल होगा, ठीक है। स्मॉल एरिया के लिए फ्लक्स जो होगा मेरा स्मॉल होगा, और इस स्मॉल एरिया के लिए मैंने डीएस लिया। ये एस को वेक्टर क्यों बोला? एस एरिया, एरिया क्या होता है? वेक्टर और स्केलर। हाँ, वेक्टर होता है सर, वेरी गुड। स्केलर नहीं होगा। एरिया जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट। परपेंडिकुलर कैसे? देखिए, जब आप किसी भी एरिया के लिए बात करते हैं, लाइक मैंने ये एक स्ट्रिप ली, लाइक ये एक एरिया आपका, ठीक, और इस एरिया की डायरेक्शन जो होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, आउटसाइड या इनसाइड, राइट। किसी भी एरिया के लिए जो डायरेक्शन होगी वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर या परपेंडिकुलर नीचे, इनसाइड या आउटसाइड होगी, ठीक है क्या? अब इन दोनों का हमने ले लेना है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ई डॉट डी एस का आप कैसे लिखेंगे? तो ये हो जाता है ई डी एस कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे आ गया? अरे, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ई डॉट, लाइक इस तरीके से ए डॉट बी अगर मैं ले रहा हूं तो ये क्या लिखता हूं मैं? ए बी कॉस थीटा। अरे, लिखता हूं क्या? वेक्टर में आपने पढ़ा है, ठीक है। और अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लू मैं तो ये क्या लिखता हूं? ए बी साइन थीटा, ठीक है क्या? ओके। अब यदि मैं इस स्मॉल फ्लक्स को बड़े फ्लक्स में कंसीडर करूं या कन्वर्ट करूं, या स्मॉल एरिया के लिए बात ना करते हुए पूरे एरिया के लिए बात करूं, मान लीजिए इस पूरे एरिया के लिए मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? इसका हो जाएगा क्या? इंटीग्रेशन। एग्जैक्टली, इंटीग्रेट करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। मैं फर्स्ट इक्वेशन लेके चल रहा हूं, इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका फाई, और इसका ये लगाया अपन ने जो पूरा का पूरा क्लोज जो एरिया है ना उसके लिए, इस पूरे क्लोज एरिया के लिए हम फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, राइट, या इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम ई डॉट डी एस के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बताइए। ई डॉट एस हो जाएगा क्या? अरे, ये डीएस का एस हो जाएगा, स्मॉल था पहले, अब कैपिटल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब पहले स्मॉल एरिया के लिए बात हो रही थी, ये पूरे टोटल एरिया के लिए बात हो जाएगी, ऑलराइट। ई डॉट एस हो जाएगा। अब इसको अपन ई डॉट एस मतलब यही वो ए डॉट बी वाला फॉर्म है, ये ए बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ, विच मीन्स ई एस कॉस थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो एक कौन सी क्वांटिटी होता है? वेक्टर या स्केलर? अच्छा, देखिए, ये जो दो वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट आपको एक क्या क्वांटिटी देगा? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। ये जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सर कौन सा होता है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया जो आपके हैं वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। चूंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया वो हो गया स्केलर क्वांटिटी, ऑलराइट।
चलिए यहाँ पे दो केसेस की बात कर लेते हैं। पहला केस मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, विच मीन्स ये जो आपका एरिया था ये और आपकी जो फील्ड लाइंस है, इन दोनों के बीच में एरिया वेक्टर, ओके, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बने। किस तरीके से बनेगा? मान लीजिए आपने कुछ इसको ऐसे रखा, एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं रखा है, ऐसे रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है, जो ये डायग्राम बनाया हुआ मैंने इसमें ऐसे ही रखा हुआ है, तो इस तरीके से कुछ रखेंगे तो जो आपका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो किस तरीके से हो जाएगी? कुछ ऐसे, ये देखिए, ठीक है। हम अभी इस केस में बात करते हैं तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कुछ यूं होती है, लेकिन अगर जब हम इसको ऐसे रखेंगे तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस साइड को जाएगी, राइट, और आपकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी उधर ही है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 0। आ रहा बात समझ में क्या? ये इसको ऐसे रखा, इस साइड पे आपकी फील्ड लाइंस जा रही है और इसी साइड पे आपका एरिया की वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0। और इस 0 होने की वजह से आपका जो फ्लक्स है फाई बराबर ई एस कॉस 0, ई एस कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? इंटू 1, तो फाई बराबर हो जाएगा ई एस, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम। जब भी आपका एंगल 0 होता है दोनों के बीच का, वो एंगल आपका 0 होगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। क्या सेकंड की बात करते हैं, अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, अब ये कुछ इस तरीके से रखा जाएगा, ठीक है। आपके जो एरिया की डायरेक्शन है वो आपकी इस तरीके से हो गई, ठीक, और फील्ड लाइंस आपकी ऐसे जा रही है। यार यहां समझ लो, ये ऐसे रखा, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है और आपका एरिया का डायरेक्शन ये हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 हो रहा है क्या इतना? अच्छा, ऐसे यही समझ के देखते हैं, अगर ऐसे रखते हैं तो आप मुझे बताइए फ्लक्स ज्यादा होगा या कम होगा? बिल्कुल, इसमें देखिए फील्ड लाइंस जा नहीं पाएगी ना, एरिया आपका पूरा पूरा ऊपर रह रहा है, ठीक है। फील्ड लाइंस नीचे से निकल जाएगी, ऊपर से निकल जाएगी, बहुत कम मात्रा में इसमें से फील्ड लाइन निकलने की संभावना होगी या नहीं के बराबर होगी। लेकिन अगर ऐसा रखते हैं तो फील्ड लाइन बहुत ज्यादा निकलेगी इसमें से, ठीक है क्या? तो यहां पे जब एंगल 90 हो जाएगा तो देखिए क्या होता है, फाई बराबर ई एस कोस 90, ठीक है क्या? थीटा की जगह हमने 90 रख दिया, ई एस कोस 90 का वैल्यू कितना? 0, तो फाई कितना हो गया? 0। ये आपका मिनिमम कंडीशन वाला केस हो गया, या ये कह लीजिए कि जब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान 0 होता है, और जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा तो आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, और डायमेंशन फॉर्मूला इसका हो जाएगा आपका ml3T-3A-1। अच्छा, ये कैसे फाइंड किया आप मुझे ये बताइएगा, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। सिर्फ आपको इस फॉर्मूले को लेके चलना है, फाई बराबर ई डॉट डी एस, है ना, और मान लीजिए आप ये लेके चले, ये वाला फाई बराबर ई एस, ठीक है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो ऐसा यूनिट है वो पता है, एरिया का ऐसा यूनिट पता है, तो आप फाई का निकाल सकते हो। और डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए ई का डायमेंशन फॉर्मूला रखना है और एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला रखना है, ठीक है। तो आपको जो है फ्लक्स का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या हुआ कि किसी भी एरिया से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। और ये जब 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी इस तरीके से फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में 90 डिग्री का एंगल जब बन रहा होगा तो इसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, या कोई फील्ड लाइंस पास नहीं होगी, इसका मतलब ये होगा कि कोई फ्लक्स नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का हो रहा है तो उसका फ्लक्स होगा और वो मैक्सिमम होगा। इतना ठीक है क्या? गॉस थ्योरम में हमको ये बहुत काम में आएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।